रात का समय था। डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। उसके हाथ में एक टेडी था जिसे वो टीटू के नाम से बुला रहा था। डैनियल की उम्र 24 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे की तरह था। टीटू, मैंने ना आज पेट भर के खाना खाया। तुमने खाया ना? आज तो कुक अंकल ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी डैनियल के पापा मैथ्यू वहाँ आ जाते हैं। वो डैनियल को कुछ गोलियां देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। बेटा डैनियल, जल्दी से ये मेडिसिन फिनिश करो। चलो, यू आर अ गुड बॉय ना? नो पापा, वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे खाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। डैनियल दवाई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैथ्यू ने उसे समझाया और दवाई खिलाई। मैथ्यू डैनियल का बहुत ख्याल रखता, लेकिन ये बात मैथ्यू का दूसरा बेटा एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो डैनियल से हमेशा जलता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे डैनियल की वजह से उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। डैनियल का एक डॉगी भी था। डैनियल हमेशा उसको अपने साथ रखता। एक दिन एरिक अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। डैनियल खेलते खेलते उसके कमरे में पहुंच गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कैसे आए? आई एम सॉरी एरिक भाई, आई एम सॉरी। डैनियल एरिक से माफी मांग रहा था, लेकिन एरिक ने उसे धक्का दे दिया और सामने रखे रंग उस पेंटिंग पर उड़ गए। इस बात से एरिक और भी गुस्सा हो गया और डैनियल को रूम से बाहर निकाल दिया। डैनियल रोते रोते अपने कमरे में चला गया। एरिक को डैनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। रात के तकरीबन 11 बजे एरिक गुस्से से डैनियल के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक नुकीला ब्रश था। भाई, तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। सब हर वक्त सिर्फ तुम्हारे आसपास रहते हैं। डैनियल का ध्यान रखो, उसे खाना दो, नाश्ता दो, उसकी दवाई। सिर्फ डैनियल डैनियल डैनियल। मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। आज जब तुम मेरे कमरे में आए थे और मेरी पेंटिंग खराब की थी, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे। अगली सुबह जब एक नौकर डैनियल के कमरे में गया तो नौकर जोर से चिल्लाया। नौकर की आवाज सुनकर मैथ्यू और माइकल दोनों डैनियल के कमरे की ओर दौड़े। सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक के हाथों में वही ब्रश था। उसके हाथ और ब्रश पर खून लगा था। डैनियल एक कोने में डर कर बैठा हुआ था और जमीन पर डैनियल की डॉगी की लाश पड़ी थी। उसके गर्दन पर उसी ब्रश से वार किया गया था। ये सब क्या है एरिक? तुमने डैनियल के डॉगी को क्यों मारा? बोलो। समझ नहीं आता, दिमागी हालत में बीमार कौन है, डैनियल या एरिक? मैथ्यू, एरिक को हमारे साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे जल्द से जल्द हॉस्टल भेज दो, यहाँ से दूर, वरना ये हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा। मैथ्यू ने हॉस्टल कॉल करके अगले ही दिन एरिक की हॉस्टल जाने की तैयारी की। अगले दिन मैथ्यू डैनियल को लेकर डॉक्टर लियाम के पास गया। मिस्टर मैथ्यू, डैनियल की दिमागी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। जैसे वो 10 साल से वैसा ही है। आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर, डैनियल की दिमागी हालत ठीक ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो मैं आपको लाखों रुपए हर महीने देता हूँ। हाँ, लेकिन मेडिसिन का लगातार बढ़ रहा डोज डैनियल के दिमाग पर बहुत गहरा असर कर सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर लियाम वॉशरूम के लिए निकल गए। वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक चिपचिपी चीज से डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गए। जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो डॉक्टर के सिर में घुस गया। डैनियल बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पापा। डैनियल ने एक कमरे से आवाज दी। डैनियल उस केबिन में डॉक्टर थेटिस्कोप, मास्क, इंजेक्शन, कैंची, इन्हीं सब चीजों के साथ खेल रहा था। मैथ्यू उसे अपने साथ लेकर घर गया। अगले दिन डॉक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत होने की खबर छपी। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी हॉस्पिटल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गिरने की वजह से ये मौत हुई है। आसपास कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे किसी पर शक हो।
दिखने में तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन ये चिकनी सी चीज यहाँ आई कैसे, जबकि बाकी का सारा वॉशरूम फ्लोर क्लीन है। कुछ तो है कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। मैथ्यू को टेंशन होने लगी कि अब डैनियल का इलाज कहाँ होगा और कौन करेगा। म्याथेव, डैनियल हमारे लिए कितना जरूरी है ये तुम जानते ही हो। जल्द से जल्द उसका कोई इंतजाम करो। डैनियल माइकल से बहुत डरता था, क्योंकि माइकल सबके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता था। डैनियल को समझने वाला, उससे प्यार से बात करने वाला और कोई नहीं था। मैथ्यू अगले दिन कुछ काम से शहर के बाहर गया था। घर के सारे नौकर भी अपना अपना काम खत्म करके चले गए थे। डैनियल भी अपने टेडी के साथ सो रहा था। थोड़ी देर में किचन से एक कांच के ग्लास की टूटने की आवाज आई। उस आवाज से माइकल की नींद टूट गई। माइकल अपने कमरे से बाहर आया। माइकल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कौन है वहाँ? माइकल किचन से बाहर आया और उसने सामने जो देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आधी रात को मैथ्यू घर पहुंचा। अंदर जाते ही उसने जो देखा, मानो वो वहीं सुन्न हो गया हो। सामने डैनियल सोफे पर बैठा था। उसके पैरों के पास माइकल की लाश पड़ी थी और डैनियल हाथ में रखे चाकू से खेल रहा था। डैनियल एक साइको की तरह बात कर रहा था। हेलो पापा, आप आ गए? ये आपके लिए सरप्राइज है पापा। देखिए, माइकल अंकल हमेशा आपको डांटते थे ना, आज मैंने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी और अब आपकी बारी है पापा। मैथ्यू चिल्लाकर कहता है। डैनियल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? डैनियल ने गुस्से से मैथ्यू की तरफ देखा और बाजू में रखे फ्लावर पॉट मैथ्यू के सर पर मारा। मैथ्यू बेहोश होकर नीचे गिर गया। डैनियल ने चाकू से मैथ्यू पर वार किया। मैथ्यू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सामने इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी थे। हेलो मिस्टर मैथ्यू, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? और डैनियल कहाँ है? उसने मुझे मारना चाहा, वो पागल हो गया है। हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको और हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी मैथ्यू को पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहाँ डैनियल को एक कुर्सी से बांधा गया था। हवलदार लालू पटेल उसके साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर राठौड़ डैनियल के पास गए। बताओ, क्यों मारना चाहते थे अपने पापा को? मैं जानता हूँ डॉक्टर लियम को भी तुमने ही मारा है। बस इतनी सी खबर निकाल ली तुमने राठौर। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन नहीं। अब सुनो, मेरे डॉगी को भी मैंने ही मारा था। डैनियल ने बताया कि जब एरिक गुस्से में उसके कमरे में आया था और उसे मारने की कोशिश की थी, तब डैनियल ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ एरिक भाई? आप जमीन पर कैसे गिर गए? आपको तो मुझे मारने का मन हो रहा है ना? मैं बताऊं? आपके मन में मुझे ऐसे मारने का ख्याल आ रहा है ना? ऐसे मारने का? और डॉक्टर लियम को कैसे मारा? डॉक्टर लियम को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। जब वो मुझे चेक कर रहे थे, तब मैंने घड़ी देखी थी। उनके ब्रेकफास्ट में 10 मिनट बाकी थे। मैं जानता था कि ब्रेकफास्ट से पहले डॉक्टर लियम वॉशरूम जरूर जाएंगे, फ्रेश होने के लिए। इसीलिए जब वो मेरे प्यारे पापा से बात कर रहे थे, तब मैं वहाँ से निकलकर पहले वॉशरूम गया और वहाँ फ्लोर क्लीन करने के लिए जो चिपचिपा लिक्विड था, वो मैंने जमीन पर डाल दिया। डॉक्टर लियम जैसे ही वॉशरूम में गए, उनका पैर फिसला और वो गिरकर मर गए। अपने बड़े पापा को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा और बड़े पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है।
मुझे पागल बनाने की कोशिश की ताकि सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी उन्हें मिल जाए, और मुझे पागल करने में डॉक्टर लियम ने इनका साथ दिया। इसीलिए मैंने सबको मार डाला। डैनियल की बात सुन राठौर ने डैनियल के पिता को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डैनियल को एक साइकियाट्रिक के हवाले कर दिया। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? राठौर ने बताया कि जब उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, तब डैनियल से पहले एक कर्मचारी वॉशरूम को साफ करके बाहर निकला था और उसके बाद डैनियल वहां गया। अंदर जाते वक्त तो वो एक बच्चे की तरह लगा, लेकिन बाहर आते वक्त उसके ताव बदल चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर लियाम वॉशरूम गए और जब मैंने सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि उसने सफाई अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर वो चिपचिपा लिक्विड कहाँ से आ गया। बस तभी मेरा शक डैनियल की तरफ गया और मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। नेहा और विजय की नई नई शादी हुई है। दोनों बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। सुबह होते ही नेहा जाग गई और उसने बड़े प्यार से विजय को जगाया। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी आना है। मुझे घर के लिए सामान खरीदना है। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। क्या तुम भी बोरिंग सी बात कर रही हो? हमारी नई नई शादी हुई है, तुम घूमने फिरने की बजाय ये घर के कामों में लग गई। घर के कामों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अब बहाने मत बनाओ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। विजय अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम गया और ब्रश करने लगा। ब्रश करते करते उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गया। नेहा, नेहा, नेहा! विजय की आवाज सुनते ही नेहा दौड़ती हुई विजय के पास आई। विजय, विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नेहा ने घबराते हुए डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, मैं नेहा जैन बात कर रही हूँ। विजय की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर विजय के घर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेथ हो चुकी थी और नेहा उसके बगल में बैठकर रो रही थी। डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मैं डॉक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ, आप प्लीज डिवाइन हाउस में आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है। यहाँ अभी अभी मिस्टर विजय की मौत हुई है। ओके, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से विजय के घर पहुंचे। क्या हुआ था इन्हें? पता नहीं सर, अचानक से इनके सीने में दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। विजय की डेथ के बाद नेहा बहुत अपसेट रहने लगी। विजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एक दिन जब नेहा चाय पी रही थी तो उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी। आज पेपर में बिजनेसमैन रंजन की न्यूज दिखाई दी, जो करोड़ों का मालिक था और एक पेंटिंग का एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए वो मुंबई शहर में आने वाला था। न्यूज पढ़कर नेहा ने एक हल्की सी स्माइल दी और 2 दिन बाद नेहा उसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में गई जहां रंजन आने वाला था। थोड़ी देर बाद रंजन भी वहां आ गया। रंजन पेंटिंग को देख रहा था। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। रंजन पेंटिंग देख ही रहा था कि उसकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा एक टेबल के पास चेयर पर बैठी थी। नेहा को देखकर रंजन उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद रंजन नेहा के पास गया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने सिर हिलाते हुए हाँ बोला। रंजन नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा विजय की आंखों से ओझल हो गई। रंजन एग्जीबिशन खत्म करके अपनी गाड़ी से वापस जा ही रहा था कि अचानक गाड़ी के सामने नेहा आ गई और गिर गई। रंजन ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो नेहा थी। नेहा जो बेहोश पड़ी थी। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो नेहा को अपने घर ले आया। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो नई जगह पर थी।
वो बेड से उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रंजन वहां कॉफी लेकर आया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तुम यहाँ? और मैं कहाँ हूँ? और मैं यहाँ कैसे आई? तुम ये क्या कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? अरे धीरे धीरे, इतने सारे सवालों के जवाब देते देते तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। रंजन और नेहा ने कॉफी पी और रंजन नेहा को छोड़ने के लिए उसके घर गया। ऐसे ही रंजन और नेहा में दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे रंजन को नेहा पसंद आने लगी। वो दोस्ती के नाम पर उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। एक दिन जब रंजन नेहा के घर आया था और नेहा से बात कर रहा था, तभी वहाँ चित्रा आ गई। चित्रा विजय की सगी बहन थी जो अमेरिका में थी। विजय की मौत के बाद वो नेहा से मिलने आई थी। उसके बाद रंजन वहाँ से चला गया। नेहा और चित्रा विजय को याद करके रोने लगे। अगले दिन रंजन फिर से नेहा को मिलने आया, लेकिन उसने देखा कि चित्रा पेंटिंग कर रही है। रंजन चित्रा के पास गया और उससे बात करने लगा। आपको पेंटिंग आती है? आपको पेंटिंग करना पसंद है? हाँ, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और इसी सिलसिले में मैं अमेरिका गई थी। विजय भैया की इच्छा थी कि मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनूं। चित्रा जी, आप तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं। इन पेंटिंग्स को तो एग्जीबिशन में होना चाहिए। चित्रा और रंजन बात कर ही रहे थे कि नेहा वहां पर आ गई। दोनों को बात करते देख नेहा गुस्से में आग बबूला होने लगी। धीरे धीरे चित्रा और रंजन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और नेहा इनसिक्योर फील करने लगी। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी नेहा से मिलने उसके घर गए। मिस नेहा, हमें विजय के बारे में जानकारी चाहिए। क्या विजय को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी? हाँ सर, विजय ने मुझे बताया था कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। ओके। एक दिन चित्रा घर पर नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी वहां रहने के लिए, और इसी बात का फायदा उठाकर नेहा ने पार्टी के बहाने रंजन को घर पर बुलाया। नेहा अच्छे से तैयार होकर रंजन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद रंजन आ गया। डोरबेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो रंजन नेहा को देखता ही रह गया। नेहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, प्लीज कम। नेहा और रंजन साथ में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी रंजन ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा भी यही चाहती थी कि रंजन उसे प्रपोज करे। नेहा, विल यू मैरी मी? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ शेयर करोगी? रंजन, तुम तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरे पति विजय की 2 महीने पहले ही मौत हुई है और मैं उनके गम से अब तक बाहर नहीं आई हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ सकता हूँ नेहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। अगले दिन जब चित्रा घर लौटी तो नेहा ने ये बात चित्रा को बताई कि रंजन उससे शादी करना चाहता है। चित्रा ने नेहा से थोड़ी देर बात की, उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा ने चित्रा और रंजन को बात करने के लिए बुलाया और उन्हें ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीते ही चित्रा और रंजन को नींद आने लगी। ये क्या हो रहा है? भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मेरा भी सर चकरा रहा है। तुम दोनों ने क्या मुझे पागल समझा है कि तुम मेरे खिलाफ चाल चलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? नेहा ने बताया कि उसे सब पता चल चुका है कि रंजन और चित्रा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उसे फंसाने के लिए दोनों ने ये प्लान किया था। नेहा ने बताया कि आज सुबह जब चित्रा वॉशरूम गई थी तब नेहा उसके कमरे में गई थी और उसने चित्रा का मोबाइल चेक किया था। तभी उसे चित्रा और रंजन के रिलेशन के बारे में पता चला। लेकिन तुमने भैया को क्यों मारा? वो तो तुमसे प्यार करते थे, पैसों के लिए। मैंने विजय से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और शादी के अगले ही दिन मैंने विजय की टूथपेस्ट में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जो बॉडी में जाते ही हार्ट की नसों को बंद कर देता है और एक ही घंटे में शरीर से उड़ जाता है, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि मरने वाला आखिर मरा कैसे। सबको यही लगता कि वो हार्ट अटैक था,
नेहा के ऐसा कहते ही वहां की लाइट्स ऑन हो गई और नेहा ने अपने सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को पाया। और अब तक जो चित्रा और रंजन बेहोश होने का नाटक कर रहे थे वो अब ठीक थे। चित्रा नेहा के सामने आई और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारे ऊपर मुझे पहले से ही शक था कि भैया की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। इसीलिए मैं अमेरिका से वापस आई थी सच जानने के लिए। और उस दिन जब इंस्पेक्टर राठौर को आपने ये बताया कि भैया को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं उसी दिन पुलिस स्टेशन गई थी। सर, मेरे भाई विजय को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखता था। मैं अमेरिका में जरूर थी, लेकिन विजय भैया से मेरी हमेशा बात होती रहती थी। वो बिल्कुल ठीक थे। और नेहा के बारे में मुझे यहाँ आने के बाद एक और बात पता चली है। वो क्या? सर, नेहा की इससे पहले भी 2 शादियाँ हुई थी और दोनों पति शादी के दूसरे दिन ही हार्ट अटैक से मर गए थे। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना सर? ये नेहा बहुत चालाक है, इसके साथ भी हमें चालाकी से पेश आना होगा। चित्रा ने बताया कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ, रंजन का प्रपोज करना, नेहा का उस पर शक करना, उसका मोबाइल चेक करना, यहाँ तक कि ड्रिंक पीने का नाटक करना, ये सब उसका एक प्लान था ताकि नेहा अपना गुनाह खुद ब खुद कबूल कर ले। अब चलिए मिस नेहा जी, 3 खून किए हैं आपने, अब तो आपकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। वो तो है कामिनी। थैंक यू सो मच चित्रा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपकी वजह से मेरे भाई को न्याय मिला है।